दोस्तों, विश्व भारती चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, यदि आपने विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो पहले आप तक पहुँचे और निरंतर पहुँचता रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रपति का 2022 का राष्ट्रपति का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, तो आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं। इस वक्त देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के लिए तिथि निर्धारित कर दी है। वहीं इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतदान 28 जुलाई और मतगणना दोस्तों 21 जुलाई को होगी। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। इसी तरह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं, चौथे पर राज्यपाल संबंधित राज्यों के, पांचवें नंबर पर दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति और इसी के साथ देश के उप प्रधानमंत्री आते हैं। इसके बाद छठे सर्वोच्च नागरिक भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। सातवें नंबर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। कोई भी आम नागरिक देश का 27वां नागरिक होता है। दोस्तों, ये बात याद रखने की है। ये किसी भी पेपर में, परीक्षा में आ सकता है कि भारत का आम नागरिक का देश में नागरिकता के मामले में कौन सावां स्थान है। तो आम नागरिक का इस देश में 27वां नागरिक होता है, 27वां स्थान है। इस पर विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस आर्टिकल में हम आज राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम प्रक्रिया बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पद के लिए नॉमिनेशन भरा जाता है, क्या योग्यताएं निर्धारित है और चुनाव लड़ रहे व्यक्ति में क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है। देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा वोट के आधार पर चुने प्रतिनिधि करते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि इस प्रक्रिया में वोटिंग का अधिकार चुने हुए विधायक और सांसदों के पास होता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्यों और विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे चुने नहीं जाते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए 15,000 रुपये से अधिक जमा करने होते हैं और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की एक हस्ताक्षर की हुई सूची जमा करनी होती है। प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रपति चुनाव 2022 में मतदान करने के योग्य निर्वाचकों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने योग्य व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव या समर्थन कर सकता है। चुनाव आयोग द्वारा 1952, 1957, 1962, 1967 और 1969 में के चुनाव के बाद मतदाताओं को प्रस्तावित करने के एक व्यक्ति की उम्मीदवारी का प्रस्ताव देने का यह नियम अपनाया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में सभी निर्वाचित विधायक अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहीं सभी निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा में वोट करते हैं। वोट डालने के लिए निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मतपत्र दिए जाते हैं। सांसदों को दोस्तों हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है, जिसे बैलेट पेपर भी कहा जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं, जिसका उपयोग वे अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। प्रत्येक मतपत्र में
उन सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे होते हैं। निर्वाचक प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपनी वरीयता को इंगित करता है। जिस उम्मीदवार को वह राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक पसंद करते हैं उसके लिए 1 नंबर चुनते हैं, जबकि उस उम्मीदवार के लिए 2 जो उसकी वरीयता में द्वितीय स्थान रखता है। इसी तरह अन्य वरीयता का चुनाव भी निर्वाचक करता है। हालांकि ये बता दें कि जो भी निर्वाचक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वरीयता चिन्हित करता है उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो सभी उम्मीदवारों का चयन करे, वो केवल पहली वरीयता को ही चिन्हित कर सकता है। वोटिंग के बाद विधायकों के मतपत्रों को राज्यवार इकट्ठा कर प्रत्येक उम्मीदवार की ट्रे में डाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यदि उत्तर प्रदेश के किसी विधायक ने रामनाथ कोविंद को वोट दिया होगा तो उस विधायक का मतपत्र कोविंद की ट्रे में रखा गया होगा। इसी प्रकार संसद सदस्यों के मतपत्रों का वितरण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जिन सांसद ने पिछले चुनाव में श्रीमती मीरा कुमार को अपनी पहली वरीयता के रूप में चिन्हित किया होगा, उन सांसदों के सभी मतपत्र श्रीमती मीरा कुमार के ट्रे में रखे गए होंगे। दोस्तों, वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझने और याद रखने की है। दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ, वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग हो सकता है। विधायकों के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है, उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या देखी जाती है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने हुए विधायक की संख्या से बांटा जाता है और उसे फिर 1000 से भाग कर दिया जाता है। अब जो गुणनफल आता है वही उस राज्य का वोट का वेटेज होता है, यानी एक विधायक के वोट का वेटेज हुआ। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 402 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की जनसंख्या साल 1971 की जनगणना के मुताबिक 8,38,49,905 है। इस हिसाब से यहाँ एक विधायक के मतपत्र का मूल्य 208 है। आप भी दोस्तों निकाल सकते हैं। किसी भी सांसद राज्यसभा या लोकसभा से के मतपत्र का मूल्य 708 होता है। अब कैसे तय होता है राष्ट्रपति पद का विजेता? दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव का विजेता वह व्यक्ति नहीं होता जिसे सबसे अधिक मतपत्र प्राप्त होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति होता है जिसे एक निश्चित कोटे से अधिक मतपत्र प्राप्त होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों को जोड़कर योग को 2 से विभाजित करके और भागफल में 1 जोड़कर कोटा तय किया जाता है। ये इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव होता है। दोस्तों, उसके बाद जो उम्मीदवार कोटा से अधिक वोट प्राप्त करता है वह विजेता होता है। यदि किसी के कोटे से अधिक वोट नहीं मिलते तो सबसे कम कोटे वाले उम्मीदवार को रेस से हटा दिया जाता है और हटाए गए उम्मीदवार के मतपत्र पर उन मतपत्रों में दूसरी वरीयता पसंद के आधार पर विशेष उम्मीदवार के वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुल मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है ताकि यह देखा जा सके कि कोई तय कोटा से ऊपर मत पा सका है या नहीं। यह प्रक्रिया दोस्तों तब तक जारी रहती है जब तक किसी का वोट कोटा से अधिक तक नहीं पहुंच जाता। यह तब तक लगातार निष्कासन के बाद फिर सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं रह जाता, तब उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में विजेता घोषित किया जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन दोस्तों वो कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।